नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में बात होगी। पाकिस्तान स्थित पीएएफएफ ने कश्मीर सुरंग में हुए आतंकी हमले को चीनी हितों से जोड़ा है। क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे। और बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण के फैसले पर। और अंत में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के संदेश वाले पोस्टर पर क्या चल रहा है महाराष्ट्र चुनाव का खेल। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत के साथ सीमा पर पेट्रोलिंग करने को लेकर हुए समझौते पर चीन ने कहा, हम प्रासंगिक मुद्दों के समाधान तक पहुंच गए हैं। अगले चरण में चीन नए समाधान को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। मंगलवार की सुबह भी दिल्ली के अधिकतर जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में दर्ज की गई। मंगलवार का AQI 318 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगिरी गांव में रविवार रात एक सुरंग निर्माण कंपनी के शिविर पर हुए सामूहिक गोलीबारी के बाद सोमवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट की ओर से दिए गए एक बयान में चीनी एंगल सामने आया है। आतंकियों द्वारा किए गए गोलीबारी में एक डॉक्टर और 6 श्रमिकों की मौत हुई थी। अपने बयान में पीएएफएफ ने टीआरएफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि जेड मोड़ सुरंग के निर्माण में लगे श्रमिकों पर एक रणनीतिक हमला था। यह पीएएफएफ ने दावा किया कि इस हमले का उद्देश्य पूर्वी सीमा पर भारतीय सैन्य तैनाती को बाधित करना था और कहा कि यह हमारे और हमारे चीनी मित्रों के सैन्य हितों के खिलाफ था। हालांकि यह साफ है कि चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक सहयोग है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पीएएफएफ के बयान के अलावा चीन की संलिप्तता का कोई समर्थन करने वाला और कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी मित्रों के संदर्भ में पीएएफएफ द्वारा अपने लक्ष्यों को चीन के हितों के साथ संरेखित करने के एक बयानबाजीपूर्ण प्रयास है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित APCO इंफ्राटेक द्वारा बनाई जा रही इस सुरंग का उद्घाटन नवंबर की शुरुआत में होना है। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना की समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीएएफएफ ने कहा, कब्जे वाले क्षेत्र में सैन्य परियोजनाएं मौत का जाल है, इसलिए हर समझदार व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह के बुनियादी ढांचे का दोहरा उपयोग होता है, इसलिए सुरंग का केवल सैन्य परियोजनाओं के रूप में चिन्हित करना भ्रामक हो सकता है। टीआरएफ ने दावा किया कि उसके फाल्कन स्क्वाड ने निर्माण स्थल को निशाना बनाया तथा इस परियोजना को मुख्य रूप से सैन्य परिवहन के लिए बनाया गया है, ऐसा दावा किया। इसने स्थानीय लोगों और गैर स्थानीय लोगों को अवैध परियोजनाओं पर काम करने से बचने की चेतावनी दोहराई है। इस समूह ने नागरिकों के हताहत होने पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन इसी तरह के बुनियादी ढांचे के प्रयास पर आगे भी हमले की चेतावनी दी है। मतलब साफ साफ है कि आप बुनियादी ढांचे के विकास की कार्य को रोक दीजिए। खुफिया अधिकारियों के अनुसार यह हमला टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल के आदेश पर किया गया था, जिस पर NIA ने 2022 में 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। रात के करीब 8:15 पर स्वचालित हथियारों से लैस 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कैंप सेट पर धावा बोल दिया और मेस क्षेत्र में रात के खाने के लिए एकत्र हुए श्रमिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना की पूरे कश्मीर में व्यापक निंदा हुई तथा पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए रैलियां और मोमबत्ती जुलूस निकाले गए। स्थानीय संगठनों के सहयोग से उप विभागीय मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में तंग मर्ग में एक उल्लेखनीय मार्च निकाला गया, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के निवासियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लिया। पुलवामा में भी इस तरह के कार्यक्रम हुए और सामुदायिक नेता ने हिंसा की निंदा की। डॉक्टर शाहनवाज, जिसकी इस घटना में मौत हुई, उसे गांव के निवासियों ने शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर न जाने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारे भी लगाए। NIA की एक टीम सोमवार को गगनगिर पहुंची ताकि जांच किया जा सके कि इस हमले में सीमा पार के संगठन सीधे तौर पर शामिल थे या नहीं। इस हमले को साल 2024 में रियासी जिले में 9 जून को हुए हमले के बाद सबसे घातक आतंकवादी हमला माना जा रहा है, जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश के लिए गगनगिरी के आसपास के इलाकों में तलाश अभियान शुरू कर दिया है,
सभी दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि अगर वह भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है तो उसे नागरिकों को निशाना बनाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, हमें सम्मान के साथ जीना चाहिए। अगर निर्दोष लोगों की हत्या होती रही तो बातचीत कैसे हो सकती है? देखिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण वाले फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण के अगले दिन 18 अक्टूबर को सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया। कैबिनेट की इस फैसले के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा सरकार के फैसले को दलितों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र करार देते हुए इसे दलित विरोधी बताया है। इसी साल अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव से पहले अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण की बात उठी थी। तब नायब सिंह सैनी ने कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा था, राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षित कोटा किया जाएगा। आयोग की सिफारिश के हिसाब से इस कोटे का आधा यानी 50% और कुल कोटे में 10% वंचित अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा। हरियाणा में आधिकारिक रूप से कुल 36 जातियां वंचित अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल है। राज्य में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण के भीतर आरक्षण देना लंबे समय से एक मुद्दा बना रहा है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने घोषणा पत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का वादा किया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है और इसमें करीब 27.5 लाख की हिस्सेदारी वंचित अनुसूचित जातियों की है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में इन जातियों में आने वाले लोगों की हिस्सेदारी क्रमशः 4.5%, 4.2% और 6.27% है। वहीं राज्य में दूसरी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भी 27.5 लाख के आसपास है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्रमशः 11%, 11.3% है और 11.8% है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि वंचित अनुसूचित जातियों में सिर्फ 3.5% आबादी ग्रेजुएट, 3.75% आबादी 12वीं और 6.63% आबादी 10वीं पास है और 46.75% आबादी पूरी तरह अशिक्षित यानी निरक्षर है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने इस फैसले को फूट डालो और राज करो से जोड़कर बताया है। मायावती ने एक्स पर लिखा, हरियाणा सरकार का ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व आगे नहीं आने से यह भी साबित होता है कि कांग्रेस की तरह भाजपा भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्पक्ष प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने की षड्यंत्र में लगी है, जो कि घोर अनुचित है। बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर विरोधी है। उन्होंने आगे लिखा, वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा SC, ST और OBC समाज में फूट डालो के और राज करो से रहा है। आरक्षण विरोधी षड्यंत्र के विरुद्ध संघर्ष करने का नाम ही बहुजन समाज पार्टी है। इन वर्गों को संगठित और एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष
लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यक्तिगत तौर पर हरियाणा सरकार की इस फैसले का स्वागत किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST में उप वर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ वंचितों तक पहुंचाना जरूरी है, जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो इससे बहुत पीछे रह गया है। मायावती के दिए बयान पर भाजपा के हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल ने इसे वंचित अनुसूचित जातियों के लिए एक जरूरी फैसला बताते हैं। उन्होंने कहा, जो असली वंचित है उन तक सरकारी लाभ और सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए यह मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय है। मायावती ने इस फैसले को विभाजनकारी बताया है और कांग्रेस ने भी इसे बांटने वाला बता रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रभारी रहे एडवोकेट जितेंद्र बघेल कहते हैं, भाजपा का काम ही बांटने वाली राजनीति करना है और यह फैसला भी दलितों के भीतर बांटने वाला है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 21 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अभी अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मिलता है और अनुसूचित जनजाति को 7.5% उनकी सूची राष्ट्रपति बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के बेंच ने कहा था कि इस लिस्ट में राज्य सरकार सिर्फ उपवर्गीकरण कर सकती है और किस सीटों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अंकित कर सकती है। कोर्ट का यह मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समान नहीं है। अदालत का कहना था कि कुछ जातियां बाकी से ज़्यादा पिछड़ी हुई है। इस फैसले के समर्थकों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस फैसले का विरोध किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को मुंबई के विभिन्न हिस्सों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और उनके संदेश से भरा एक पोस्टर दिखाई पड़ा, जिसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिखाई पड़ता है। इस पोस्टर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि योगी के संदेश नाम से एक पोस्टर बनाया गया है, जिसमें लिखा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और इसके नीचे लिखा है सुरक्षित रहेंगे। इसके ऊपर हैं बटेंगे तो कटेंगे। पोस्टर पर लिखे नाम विश्व बंधु राय ने पोस्ट के पीछे के उद्देश्य को समझाया। उन्होंने कहा, विपक्ष राजनीतिक चाल चल रही है और हमने उसका जवाब दिया है। उत्तर भारत के लोग योगी और उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे पर विश्वास करते हैं और इसलिए हमने महाराष्ट्र में भी विपक्ष की चाल को जवाब देना शुरू कर दिया है। हरियाणा में आपने देखा है कि कैसे लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। हम अब इसे महाराष्ट्र में भी लागू करने जा रहे हैं। रविवार को भाजपा ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें परिवारवाद का उलझोल सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके अनुसार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। पिछले संसदीय चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें जीती, जबकि भाजपा पिछले चुनाव में 23 सीटों से घटकर 9 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। इस बीच विभिन्न तरह के नाटकीय खेल और गठबंधनों के बीच आपसी बहस जारी है। इस रोमांचक खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन।